गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं आप सबके लिए ओल्ड एनसीईआरटी सीरीज़ के अंतर्गत क्लास 6 के का अध्याय 7। इसमें आज हम जानेंगे गुप्त काल के बारे में। तो आइए शुरू करें आज का ये अपना वीडियो लेक्चर। गुप्त शासक। मौर्यों के बाद के काल में यवन किसे कहा जाता था? यूनानी, रोमन और पश्चिम एशिया के निवासियों के लिए जो भारतीय नाम प्रयोग किया जाता था वही था यवन। यानी कि यवन से मतलब है यूनानी, रोमन और पश्चिम एशिया के निवासी। तो यवन, कुषाण, शक आदि भारत में आए। वे भारत में बस गए और इसलिए कुछ समय के बाद वे विदेशी नहीं रहे। उन्होंने अपने को भारतीय संस्कृति के अनुकूल बना लिया। साथ ही भारतीय संस्कृति में उन्होंने अपनी ओर से कुछ नई चीज़ें भी जोड़ी। भारतीय संस्कृति में नई चीज़ें जोड़ी और ऐसा प्रायः उन सभी नए लोगों के साथ हुआ जो भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में आकर बस गए। ईसा की चौथी सदी का मतलब क्या? ईसा की चौथी सदी का मतलब है 301 के बाद के काल, 301 ईस्वी में एक नए भारतीय राजवंश का उदय हुआ 301 के बाद, जिसने उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर एक विशाल राज्य की स्थापना की। यह था गुप्त राजवंश, जिसका शासन 200 साल से अधिक समय तक कायम रहा। इस युग में भारतीय संस्कृति की उन कतिपय यानी कईयों में से एक महान उपलब्धियों का सिलसिला जारी रहा, जिनकी शुरुआत पहले के युग में हुई थी। गुप्त सम्राट न केवल शक्तिशाली नरेश थे, यानी शक्तिशाली नरेश तो थे ही, वो विद्या के संरक्षक भी थे। उन्होंने कवियों, लेखकों, वैज्ञानिकों और कलाकारों को प्रोत्साहन दिया। इन सब ने भारतीय संस्कृति में अपना योगदान दिया। इस राजवंश का पहला प्रसिद्ध शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। लिच्छवी जनजाति की पूर्वोत्तर यानी पूर्व और उत्तर के कोने के भाग पूर्वोत्तर भारत में अब भी प्रतिष्ठा थी, यानी कि उनके एक अलग अपनी प्रतिष्ठा थी, इज्जत थी। चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने साकेत, जो कि अभी है अयोध्या, तो साकेत का प्रदेश, प्रयाग, इलाहाबाद और मगध पर शासन किया। एक बार फिर मगध उत्तर भारत में शक्तिशाली राज्य हो गया। इसे चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त ने और उससे अधिक शक्तिशाली बना दिया। यानी कि पहले शक्तिशाली तो था ही और समुद्रगुप्त ने और अधिक उसको शक्तिशाली बना दिया। समुद्रगुप्त। एक अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। यह अभिलेख इलाहाबाद के एक स्तंभ पर खुदा हुआ है। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि ने इस अभिलेख की रचना की थी। ऐतिहासिक दृष्टि से इस स्तंभ का बड़ा ही महत्व है। यह इलाहाबाद के किले में खड़ा है। सबसे पहले सम्राट अशोक ने इस स्तंभ पर एक लेख खुदवाया था। अशोक ने बाद में समुद्रगुप्त से संबंधित और उसके बाद इसी पे मुगल लेख भी खोदा गया था। यानी कहने का मतलब है सबसे पहले एक ही स्तंभ के ऊपर अशोक के लेख लिखे गए थे, उसके बाद समुद्रगुप्त के लेख खुदवा दिए गए और बाद में मुगल लेख भी इसी स्तंभ पर खोदा गया था। उसके बाद ये देखिए जरा, ये पूरा का पूरा प्रदेश आप देख सकते हो। यहाँ पे पश्चिम बंगाल इत्यादि से लेकर गुजरात और इधर ये आपका पंजाब और जम्मू कश्मीर का कुछ भाग, ये पूरा क्षेत्र जो था वो गुप्त काल के गुप्त शासकों के अंदर आता था। समुद्रगुप्त ने अपने पिता से उत्तराधिकार में, यानी कि पिता के बाद जैन राज्य प्राप्त किया था। राजा बनने पर वह दिग्विजय के लिए निकला। दिग्विजय यानी कि चारों दिशाओं में विजय के लिए निकला था।
अपने लंबे अभियान में उसने भारत के अलग अलग भागों पर विजय प्राप्त की। उसने उत्तर भारत के 4 राजाओं को हराया। आजकल के दिल्ली प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया। उसने दक्कन और दक्षिण भारत के कई राजाओं से युद्ध किया, जैसे कि कई राजाओं में जैसे उड़ीसा, आंध्र और तमिलनाडु के राजाओं से उन्होंने युद्ध किया। उसने पूर्वी भारत के राजाओं पर चढ़ाई की और अरण्य प्रदेशों के अनेक राजाओं को चाकर बनाया। चाकर मतलब होता है नौकर चाकर, जैसे कहते हैं ना नौकर चाकर। चाकर मतलब कि उसको जो है ना अपने इशारों पे नचाने का काम करते थे। उसने असम, गंगा के डेल्टा, नेपाल और उत्तर भारत के राजाओं, राजस्थान के 9 गणराज्यों, कुषाण राजाओं, श्रीलंका के राजा और शायद सुदूर दक्षिण पूर्व यानी कि दूर के दक्षिण पूर्व एशिया तक के द्वीपों से भी कर वसूल किए। ये देखिए समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दर्शाया गया। ये समुद्रगुप्त हैं, ये इनके हाथ में बीना है और ये गुप्तकालीन सिक्के का एक चित्र है। वसूल किए, परंतु मौर्य राजाओं की तुलना में गुप्त राजाओं का प्रत्यक्ष शासन कम क्षेत्र पे था, यानी कि मौर्य राजाओं का शासन अधिक क्षेत्रों पे था, जबकि गुप्त राजाओं का शासन कम क्षेत्र पे था। कर देने वाले राजा गुप्त शासन के सीधे अधीन नहीं थे। दक्षिण के राजा जल्दी ही गुप्त शासन से अलग हो गए। पश्चिम में शकों ने नया खतरा खड़ा कर दिया। इस तरह गुप्त साम्राज्य प्रमुखतः उत्तर भारत तक ही सीमित था और उतना बड़ा नहीं था जितना कि मौर्य साम्राज्य। समुद्रगुप्त केवल एक विजेता ही नहीं बल्कि कवि और संगीतज्ञ भी था। उसके एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा था। आगे देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, इसलिए ये विक्रमादित्य के नाम से, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से ये मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं। पश्चिम भारत में गुप्तों को परेशान करने वाले शकों पर, पश्चिम भारत में गुप्त को कौन परेशान कर रहे थे? शक। उन पर चढ़ाई करके उसने विजय प्राप्त की और उसने दक्कन और दक्षिण के राजाओं से वैवाहिक संबंधों के जरिए मित्रता कायम की। उनमें सबसे महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध दक्कन के वाकाटक राज्य से था। विद्या और कलाओं के संरक्षक के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय को सबसे अधिक स्मरण किया जाता है, सबसे अधिक याद किया जाता है। उन दिनों राजा यदि किसी दार्शनिक, कवि या लेखक की रचना से प्रसन्न होता था तो उसे राज्य आश्रय देता था, यानी कि राज्य में आश्रय, राज्य में संरक्षण देता था, सुरक्षा देता था, रहने की उनको छूट होती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को इस बात का गर्व था कि उसके दरबार में देश के सबसे बुद्धिमान कुछ विद्वान मौजूद हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद के कई शासक कमजोर निकले। मध्य एशिया के हुणों ने उत्तर की ओर आक्रमण करके उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया। हुण कौन थे? हुण एक खानाबदोश लोग थे। खानाबदोश किसे कहते हैं? तो वह ऐसे लोग जो खाने की तलाश में, मतलब भोजन की तलाश में, भोजन रोजी रोटी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। तो हुण खानाबदोश लोग थे। उन्होंने क्या किया? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद के शासकों पर बार बार इन्होंने हमला किया। उससे पहले उन्होंने क्या किया? तो चीन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर वो क्या हुए? पराजित हो गए, हार गए। इसलिए वे मध्य एशिया में फैल गए। अब भारत के पास दौलत बहुत ज़्यादा है, ऐसा सुन के उन्होंने ईसा की 5वीं सदी में उत्तर भारत पर हमला कर दिया। उनके लगातार हमलों के कारण गुप्तों की शक्ति क्या हो गई? क्षीण हो गई, यानी कमजोर हो गई, और अंत में हुण पंजाब तथा कश्मीर के शासक बन गए। हुणों का शासन कहाँ शुरू हुआ? पंजाब और कश्मीर में। करीब 100 साल तक हुण शक्तिशाली बने रहे। उसके बाद उनकी शक्ति भी क्षीण हो गई, यानी कमजोर हो गई, परंतु तब तक उनमें से बहुत भारत में अस्थायी रूप से बस गए और भारतीय जन समुदाय का अंग बन गए थे, यानी भारत को ही अपना घर बना लिया।
गुप्तों की शासन व्यवस्था। गुप्तों की शासन व्यवस्था मौर्यों की व्यवस्था से भिन्न थी, यानी कि मौर्य की शासन व्यवस्था और गुप्त की शासन व्यवस्था दोनों अलग अलग थी। प्रांतों के शासक जो थे गवर्नर मौर्य काल की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र थे, यानी कि मौर्य काल में कम स्वतंत्रता प्रांतों के शासक को यानी गवर्नर को दी गई थी, जबकि गुप्त काल में इन्हें ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई थी। उदाहरण के लिए अपने हर काम के लिए, अब देखो पहले क्या था, मौर्य काल में हर काम के लिए राजा की अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब गुप्त काल में क्या हो गया, तो हर काम के लिए गवर्नर को यानी कि प्रांतों के शासक को राजा से अनुमति नहीं लेना पड़ता था। प्रांत जिलों में बांटे गए थे और जिलों के लोगों से कहा जाता था कि वे शासन व्यवस्था में मदद करें। गवर्नर को सलाह देने के लिए जिला समितियां थी। देखिए, जो सबसे ऊपर क्या है, प्रांत है। प्रांत के शासक कौन है, गवर्नर, गवर्नर और गवर्नर की सलाह के लिए क्या बनाई गई है, जिला समितियां। इन समितियों में केवल शासन के अधिकारी ही नहीं रहते थे, यानी शासन के अधिकारी तो रहते थे, साथ ही साथ शहरों के नागरिक भी शामिल थे इस जिला समितियों में। गुप्त शासन के कुछ अधिकारियों को नगद वेतन मिलता था, लेकिन परवर्ती मतलब बाद के शासकों के समय में यह प्रथा क्या हुई, बदल गई, यानी कि नकद वेतन यानी कैश जो सैलरी थी उसको चेंज कर दिया गया। नगद वेतन के स्थान पर अब अधिकारियों को उनके वेतन के बराबर यानी कि जितना वेतन हो उसके बराबर भूमि से राजस्व यानी कि रेवेन्यू टैक्स वसूल करने का अधिकार दिया जाने लगा। अधिकारियों को वेतन नगद के रूप में न देकर जागीर के रूप में, जागीर मतलब उस पे वो जो है ना जमीन से उसका टैक्स वसूल करने के रूप में देने का परिणाम यह हुआ कि राजा का उन पर अपना अधिकार नहीं रहा, जितना कि मौर्य सम्राटों का अपने अधिकारियों पर था। पहले जब तक ये नगद वेतन देते थे तब तक क्या हुआ, इनका अधिकार ज़्यादा था, और जब इन्होंने जागीर के रूप में वेतन देना शुरू किया तो इनका अधिकार कम होता रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद के शासक कमजोर साबित हुए तो दूर के कुछ प्रांतों के गवर्नर राजाओं की तरह व्यवहार करने लगे। जब गुप्त साम्राज्य भंग हुआ तो इन गवर्नरों ने अपने को अपने छोटे प्रांतों का राजा घोषित कर दिया। इसके बाद है जनजीवन समाज। कुषाणों के समय में भारत के बौद्ध धर्म प्रचारक मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में सक्रिय रहे और कुछ चीन तक भी पहुंचे। जब चीनी लोगों की बौद्ध धर्म में दिलचस्पी बढ़ी तो उनके कुछ विद्वानों की भारत में उपलब्ध मूल धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने की इच्छा हुई। इन चीनी विद्वानों में एक था कौन, फाहियान। वह 399 ईस्वी में चीन से रवाना हुआ, यानी चीन से चला और गोबी मरुस्थल को पार करके, यानी चीन से चला और गोबी मरुस्थल को पार करके मध्य एशिया को पार करके भारत पहुंचा। वह भारत के विभिन्न यानी कि अलग अलग बौद्ध विहारों में कई साल तक रहा। उसने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। अपने साथ चीन ले जाने के लिए उन्होंने क्या की, पुस्तकें इकट्ठी की। चीन वापस लौटने पर उसने अपनी भारत यात्रा के बारे में एक ग्रंथ लिखा। फाहियान के इस विवरण में गुप्तकालीन जीवन के बारे में हमें बड़ी उपयोगी जानकारी मिलती है। फाहियान क्या लिखते हैं इस ग्रंथ में? फाहियान लिखता है कि अलग अलग विचार होने के बावजूद बौद्ध और ब्राह्मण आपस में शांतिपूर्वक रहते थे, यानी कि आपस में मिलजुल कर रहते थे शांति से, जबकि इनके विचार क्या थे, अलग अलग थे। उसने भारत की धन दौलत और समृद्धि की भूरी भूरी यानी कि बहुत अधिक प्रशंसा की। लोग कानून का पालन करने वाले और ईमानदार थे, भ्रष्ट नहीं थे, यानी कि बेईमान नहीं थे, कानून का पालन करने वाले थे और ईमानदार थे। कानून भी क्या था, नरम था, कठोर कानून नहीं था। दंड भी कठोर नहीं थे। गांवों की संख्या बहुत अधिक थी। कृषि भूमि के करों से राज्य की आमदनी होती थी, यानी कि राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था, कृषि भूमि से इकट्ठा किया जाने वाला कर। ऐसा फाहियान कहता है।
फाहियान के अनुसार अधिकतर लोग शाकाहारी थे, लेकिन बाद के कुछ दूसरे स्रोत से ये भी पता चला है कि वहाँ के लोग मांस भी खाया करते थे, यानी कि वहाँ मांस भी खाया जाता था। समाज जातियों में बटा था। अधिकतर जातियां आपस में मेल जोल से रहती थी, परंतु नगरों में एक ऐसा वर्ग था जिसके साथ बुरा व्यवहार होता था, और ये लोग थे अछूत। उन्हें बाकी नगरवासियों से दूर नगर के बाहर जाना पड़ता था। उन्हें अपना इतना अपवित्र माना जाता था कि उच्च जातियों के लोग उनकी तरफ देखना तक ठीक नहीं समझते थे, जबकि ये वे लोग थे जो उच्च जातियों के लिए श्रम यानी कि मेहनत करते थे। गुप्तकालीन समाज के बारे में यह निश्चय ही एक बुरी बात थी, यानी बहुत गलत बात थी कि ये जनन भेदभाव किया जाता था। दूसरे मनुष्यों के प्रति इतनी घृणा एक गंभीर दोष था। आगे देखिए, व्यापार। व्यापार पहले के काल में व्यापार में वृद्धि होने के कारण नगर बढ़े और समृद्ध हुए, यानी कि संपन्न हुए। गुप्त काल के आरंभिक दौर में यानी कि शुरुआती दौर में यह समृद्धि जारी रही। न केवल भारत के भीतर पश्चिम एशिया के साथ बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भी व्यापार होता था। यानी कि भारत के भीतर तो व्यापार होता ही था, पश्चिमी एशिया के साथ भी व्यापार होता था और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भी व्यापार होता था। बहुत से व्यापारी माल लेकर विदेशों में जाने लगे और उसे भारी मुनाफे पर बेचने लगे, बहुत अधिक लाभ पे। व्यापार में वृद्धि के साथ साथ समुद्री यात्रा और जहाज निर्माण के ज्ञान में भी वृद्धि हुई। पहले से बड़े जहाज बनाए जाने लगे और पश्चिमी तथा पूर्वी तटों के बंदरगाहों से में पहले से अधिक जहाज झुंड बनाने लगे। गंगा नदी के प्रदेश, जिसको डेल्टा कहते हैं, नदी मुख, गंगा नदी मुख प्रदेश यानी कि डेल्टा के में स्थित ताम्रलिप्ति, जिसको तमलुक कहा जाता है, बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के सुवर्ण भूमि अभी क्या है, बर्मा था और उसी को अब म्यांमार हम कहते हैं। यव द्वीप मतलब जावा, कंबोज यानी कंबोडिया जैसे देशों के साथ सबसे ज्यादा व्यापार होता था। अब ध्यान दीजिए, गंगा के नदी मुख प्रदेश में स्थित देश कौन सा था, प्रदेश था ताम्रलिप्ति, यानी कि जिसको तमलुक कहा गया अभी। बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के कहा होता था, तो सुवर्ण भूमि जिसको अभी म्यांमार कहा जाता है, यव द्वीप जिसको जावा कहा जाता है, कंबोज यानी कंबोडिया जैसे देशों के साथ सबसे ज्यादा व्यापार होता था। भड़ोच, सोपारा और कल्याण पश्चिमी तट के मुख्य बंदरगाह थे। भड़ोच, सोपारा और कल्याण। पश्चिमी तट मतलब क्या, कि ये जैसे भारत का ये वाला जो तट है, तो यहाँ के ये तीनों मुख्य बंदरगाह थे। यहाँ से भी दक्षिण पूर्व से जहाज भेजे जाते थे। व्यापार के साथ साथ भारतीय धर्म और संस्कृति, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, संस्कृत भाषा, कला तथा भारतीय संस्कृति के अन्य रूप दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंचे। दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों ने भारतीय संस्कृति के कुछ पहलुओं को पसंद किया, उन्हें अपना लिया। हालांकि उन्होंने अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति को भी कायम रखा। आज भी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति के बीच अनेक बातें समान हैं। अब जरा ये देखिए, मालाबार तट पर स्थित अनेक बंदरगाहों से भारतीय वस्तुएं अफ्रीका, अरब, ईरान, भूमध्य सागरीय देशों से ले जाई जाती थी। यानी कि मालाबार तट से में जो स्थित था बंदरगाह, वहाँ से अफ्रीका, अरब, ईरान और भूमध्य सागर के देशों तक ये सामानें ली जाती थी। व्यापारियों काफिले यानी कि सार्थ मतलब होता है कि समूह। धर्म प्रचारकों की मंडलियां भी स्थल मार्ग से मध्य एशिया और चीन जाया करती थी। लेकिन गुप्त काल के अंतिम दौर में यानी कि लास्ट के समय में उत्तर भारत में व्यापार का ह्रास हुआ, यानी कि उसमें कमी आई। गंगा के मैदान के नगरों में इस अवनति यानी कि गिरावट के लक्षण प्रकट होते हैं।
इसका आंशिक कारण था हुणों की हलचल से मध्य एशिया में पैदा हुई अस्थिर परिस्थितियां, यानी कि हमेशा ये बना रहता था कब क्या होगा, कौन लूट तो नहीं लेगा, क्या करेगा नहीं करेगा। एक अन्य कारण, दूसरा कारण था बाढ़ों से और नदी मार्गों में हुए परिवर्तन से गंगा की द्रोणी। द्रोणी मतलब होता है कि वह क्षेत्र जहाँ पे गंगा की धाराएं बहती हैं कि वातावरण में आया बदलाव, धाराओं में बदलाव आ गया था। द्रोणी मतलब धाराएं, गंगा की धाराएं, दिशा बदल गई थी। धर्म, गुप्त काल में हिंदू धर्म बड़ा शक्तिशाली बन गया था, लेकिन उस समय में इसे हिंदू नहीं कहा जाता था। बाद में अरबों ने हिंद के निवासियों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। हिंदू लोग शिव, शक्ति और विष्णु के उपासक थे। चूंकि उस समय शिव और विष्णु की उपासना बड़ी लोकप्रिय हो गई, इसलिए गुप्त काल के इस धर्म को भी हिंदू धर्म कहा जाता है। अधिकांश गुप्त नरेश वैष्णव थे। वैष्णव मतलब विष्णु के उपासक थे। उन्होंने अश्वमेध जैसे धार्मिक यज्ञ भी किए, परंतु अब धार्मिक यज्ञ उतने नहीं होते थे जितने कि वैदिक काल में, यानी कि वैदिक काल से यज्ञ होना कम हो गया, धार्मिक यज्ञ होना। राजाओं ने मंदिरों के निर्माण के लिए दान दिए। अब ब्राह्मणों ने प्रार्थनाओं तथा स्तोत्रों से विष्णु की उपासना किए जाने पर अधिक बल दिया। देवताओं की मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। इन मूर्तियों के लिए छोटे छोटे देवगृह यानी कि देवता के घर बनने लगे। इन मंदिरों के निर्माण की शुरुआत थी, देवगृह का बनना मंदिरों के निर्माण की शुरुआत थी। विश्वास किया जाता था कि लोगों को सदाचारी जीवन का मार्ग दिखाने के लिए विष्णु कभी कभी, ऐसा माना जाता था कि विष्णु कभी कभी पृथ्वी पर उतरते हैं, इसी को ये लोग अवतार लेना कहते हैं। विष्णु ने मनुष्य तथा पशु के रूप में अवतार लिया था। रामायण और महाभारत जैसे पुराने ग्रंथ और कुछ पुराण इस युग में जोड़े गए या फिर से लिखे गए। अब इन्हें धार्मिक साहित्य माना गया। आज इन्हें हम संस्कृत में जिस रूप में पढ़ते हैं वह इनका गुप्त काल में बना हुआ रूप है। वास्तुकला, वास्तुकला मतलब निर्माण कला। उस युग के गुप्त राजाओं और अन्य शासकों ने विष्णु और शिव की उपासना के लिए मंदिरों का निर्माण करने के लिए अनुदान दिया, यानी कि दान दिया। यह मंदिर अजंता और एलोरा की तरह पहाड़ियों को काटकर नहीं बनाई गई गुफा की तरह नहीं थे। ये ईंट और पत्थर से बने, पत्थर जैसी चीजों से बनाया गया था। इस काल के आरंभिक यानी शुरुआती मंदिर बहुत ही साधारण थे। इनमें केवल एक ही कक्ष यानी कि एक ही कमरा होता था जहां देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती थी। यह गर्भगृह था। इस कक्ष के प्रवेश द्वार को मूर्ति कला से सजाया जाता था। धीरे धीरे कक्षों की संख्या बढ़ती गई, 1 से 2, 2, 3, 4 और ज्यादा पर पहुंची। अंततः बाद की शताब्दियों में मंदिर बहुत विशाल हो गए और उनके प्रांगण में यानी कि उनके क्षेत्र में कई भवन बनने लगे। यदि तुम सांची जाओ तो वहाँ बौद्ध स्तूप के पास इस काल का बना हुआ एक कक्ष का एक मंदिर देखने को मिलेगा। देवगढ़ यानी कि झांसी जिले में भी इस युग का ऐसा ही एक छोटा मंदिर है। गुप्त काल में वाराणसी के निकट, वाराणसी के पास सारनाथ में एक विशाल बौद्ध विहार था। यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियां यानी पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। इनकी गणना भारतीय मूर्तिकला की सबसे सुंदर कृतियों में होती है। कुछ बौद्ध विहार पहाड़ियों को काटकर बनाई गई गुफाओं के रूप में थे। ऐसा एक गुफा विहार औरंगाबाद के पास अजंता में था। इन गुफाओं की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन किया गया, जिन्हें भित्ति चित्र कहते हैं। ये चित्र आज भी मौजूद हैं और इनके रंग अब भी लगभग वैसे ही ताजे हैं जैसे कि शुरू में थे। साहित्य, गुप्त शासकों की धर्म के अलावा दूसरी बातों में भी दिलचस्पी थी। उन्होंने कवियों और लेखकों को प्रोत्साहन दिया। इस प्रोत्साहन के फलस्वरूप उच्च कोटि यानी कि हाई लेवल के कुछ काव्य ग्रंथ और नाटकों की रचना हुई। माना जाता है
कि कालिदास कुछ काल तक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहे और उनके नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का संसार के अनेक भाषा में अनुवाद हुआ है और उनकी ख्याति यानी कि उनकी प्रसिद्धि संसार दुनिया में फैली है। मेघदूत और रघुवंश काव्यों में साहित्यिक गुणों के अलावा गुप्तकालीन समाज का भी स्पष्ट चित्र देखने को मिलता है। कालिदास की संस्कृत भाषा सुंदर है और उनके पहले की संस्कृत रचनाओं में ऐसी सुंदर भाषा देखने को नहीं मिलती। पहले के काल की अपेक्षा अब शिक्षित वर्ग में संस्कृत का अधिक व्यापक यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे प्रयोग होने लगा। एक अन्य लोकप्रिय ग्रंथ था पंचतंत्र, जिसमें कहानियों का संग्रह था। बाद में पंचतंत्र जिसमें का संसार की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। विज्ञान के बारे में जानते हैं। विज्ञान महान संस्कृति केवल कला और साहित्य से नहीं बनती, यानी कि सिर्फ कला और साहित्य से महान संस्कृति का सृजन नहीं होता है। ज्ञान विज्ञान में भी प्रगति यानी कि उस तरक्की होना आवश्यक है। इस काल में ज्योतिष, चिकित्सा और गणित की अनेक प्रतिभाओं को पैदा किया, यानी कि बहुत सारे जो है स्कॉलर्स इसमें पैदा हुए। उनका एक कारण था व्यापार के जरिए दूसरे लोगों के साथ संपर्क और ज्ञान का फैलाव। इस काल के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, एक आर्यभट्ट और दूसरे वराहमिहिर। दोनों ही ज्योतिषी तथा गणितज्ञ थे। गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष का विभाजन हो गया, यानी कि ज्योतिष से दो भागों में बट गया, एक गणित ज्योतिष और दूसरा था फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष में आकाश के पिंडों की जानकारी का उपयोग भविष्य बताने के लिए हुआ। आर्यभट्ट ने यह स्पष्ट किया था, यानी क्लियर किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन उनके इस सिद्धांत यानी कि उनके इस थ्योरी को स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि आर्यभट्ट का सिद्धांत सही था। भारतीय गणितज्ञों ने दाशमिक स्थानमान यानी कि दशमलव के अनुसार स्थानमान पद्धति का प्रयोग किया। उन्हें शून्य की जानकारी थी। यह अंक पद्धति संसार में दूसरी जगह प्रयुक्त होने वाले जो भी अंक पद्धति थी उससे काफ़ी ज़्यादा विकसित थी, उन्नत मतलब काफ़ी ज़्यादा विकसित थी। भारतीय अंक पद्धति और अंक संकेतों को अरबों ने अपना लिया और फिर वहाँ से इन्हें यूरोप ले जाया गया। अतः जिन्हें हम अरबी अंक कहते हैं वो वास्तविक में भारतीय मूल के अंक हैं, यानी कि भारत के ही अंक हैं। धातुओं के ज्ञान में लोगों की बहुत दिलचस्पी थी और धातुओं को मिलाने के प्रयोग किए जाते थे। दिल्ली में मेहरौली के नज़दीक का लौह स्तंभ उत्तम किस्म के लोहे के उपयोग का उस समय का एक उदाहरण है। आयुर्वेद पर भी ग्रंथ लिखे गए। भाषा का अध्ययन, विशेषकर व्याकरण और कोश रचना का ज्ञान बहुत उन्नत था, यानी कि बहुत ज़्यादा विकसित था। इस प्रकार गुप्त काल में ऐसी अनेक उपलब्धियां हुई जो एक उन्नत सभ्यता यानी कि एक विकसित सभ्यता का द्योतक है, यानी कि बताने वाले हैं। इनमें से कुछ पहले के काल में विकसित हो चुकी थी। भारत की शास्त्रीय संस्कृति के मूल्यांकन के लिए पहले ही इन उपलब्धियों का विचार करना आवश्यक है। अंततः पहले के काल की समृद्धि के कारण ही गुप्त काल में विज्ञान और कला को प्रोत्साहन मिला, यानी कि बढ़ावा मिला। यह भी महत्वपूर्ण है कि भौतिक समृद्धि का उपयोग विविध प्रकार के यानी कि अलग अलग तरह के ज्ञान को उन्नत बनाने में हुआ। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे अध्याय 8 के बारे में। तब तक के लिए शुक्रिया।